रेलवे स्टेशन पर बैठी मैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से मुझे एक कपकपाती सी धीमी आवाज सुनाई दी। कुछ पैसे दे दो बिटिया, कल से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी भिखारन हाथ फैलाए खड़ी थी। लगभग 80 साल की उम्र, गहरा सांवला रंग, झुर्रियों से भरा शरीर, झुकी कमर और मैले कुचैले कपड़े। साधारण तौर पर मैं किसी भिखारी को पैसे देने में विश्वास नहीं रखती, पर उन्हें भरपेट भोजन कराने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भूखे को भोजन कराना ज्यादा अच्छा है। अपनी इसी सोच के कारण मैंने उससे हंसकर पूछा, क्या खाओगी अम्मा? तुम्हें जो भी खाने का मन है बताओ, मैं अभी तुम्हें वही खरीद कर खिला देती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। वह बोली, जो कहूंगी वही खिलाओगी बिटिया। हाँ, खाने की जो चीजें यहाँ मिल रही है उनमें से कुछ भी। अब ऐसी चीज जो यहाँ नहीं मिल रही वो कहाँ से लाऊंगी? कहकर मैं हंस पड़ी। साथ ही उसके बोलने के लिहाजे से लग रहा था कि शायद वो थोड़ी पढ़ी लिखी है। थोड़ा सा सोचकर वह बूढ़ी भिखारन सामने फूड प्लाजा की ओर इशारा कर मुझे बोली, मुझे चीज पिज्जा खाना है। क्या? कहकर मैं चौंक पड़ी। हाँ बिटिया, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पिछले कई सालों से पिज्जा नहीं खाया। ठीक है चलो, कहकर मैंने अपना सामान हाथ लिया और उस भिखारन के साथ सामने फूड प्लाजा में चली गई। मैंने उसके लिए चीज पिज्जा मंगाया और वही कुर्सी पर बैठ गई। वह बुढ़िया भी वही जमीन पर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और पिज्जा खाने की बेचैनी उसके आंखों में साफ देखी जा सकती थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ की रहने वाली हो अम्मा? कितने समय से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हो? मेरा प्रश्न सुनते ही उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वहां दो मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। मत पूछो बिटिया कि कब से भीख मांग रही हूँ। जब से मेरा सूरज मुझे छोड़कर यहाँ गया है। बड़ी लंबी कहानी है बिटिया। मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओगी अम्मा? मैंने उत्सुकता से पूछा। फिर उस बुढ़िया भिखारन ने अपनी जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। उस बूढ़ी भिखारन ने बताया, मेरा नाम सावित्री है। मैं गांव में अपने पति और इकलौते बेटे सूरज के साथ रहती थी। मेरे पति फौजी में थे और गांव में हमारे पास कई बीघे खेत थे। मैं ज्यादा तो नहीं, पर इंटर तक पढ़ी हूँ। सास ससुर भी साथ में ही रहते थे। मेरे पति फौज से रिटायर होने के बाद गांव आकर खेती बाड़ी करने लगे थे। हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। घर में गाय, भैंस और खेती के लिए ट्रैक्टर, सब कुछ था। हमारा बेटा सूरज पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए मुंबई चला गया। वह बीच बीच में घर आया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति को घूमने का बहुत शौक था और अक्सर हम पति पत्नी कहीं घूमने फिरने चले जाया करते थे। जब हम घूमने जाते तो मेरे पति मुझे पिज्जा जरूर खिलाते थे। अगले कुछ सालों में सास ससुर की मृत्यु हो गई थी। फिर भी मैं अपने पति के साथ खेती बाड़ी सब संभाल लेती थी। पर एक दिन मेरे पति ने भी इस दुनिया से विदा ले लिया। अब गांव में मैं अकेली रह गई थी। मैंने सूरज से कई बार गांव आने को कहा था, पर उसे मुंबई की तेज भागती दौड़ती जिंदगी ही रास आने लगी थी। धीरे धीरे सूरज का गांव आना बहुत कम हो गया। उसने मुंबई में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं अकेली खेतीबाड़ी कितना संभालती, इसमें भी मुझे घाटा लगने लगा था। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मुझे अपनी गाय और भैंस को बेचना पड़ा। फिर करीब 2 साल पहले
एक दिन सूरज का खत आया कि वो मुझे मुंबई ले जाने के लिए आने वाला है। मेरा मन खुशी से झूम उठा था कि अब मैं कुछ दिन बेटे बहू और नन्हे से पोते को देख पाऊंगी। मैं सूरज का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद सूरज आया। मेरी आंखें अपने लाल को देखकर भर आई। थोड़ी देर बाद सूरज ने कहा कि वह गांव के सारे खेत बेचना चाहता है क्योंकि उसे मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं सूरज के विचार से सहमत नहीं थी क्योंकि मैं अपने पुरखों की जमीन बेचना नहीं चाहती थी। पर सूरज ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं मुंबई में सूरज के परिवार के साथ खुशी से रहूंगी और सूरज अब मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करना चाहता है। मैंने ना चाहते हुए भी अपने सारे खेत इसलिए बेच दिए कि सूरज मुंबई में अपने सपनों का घर खरीद सके। फिर मैं अपना सारा सामान समेटकर सूरज के साथ मुंबई जाने के लिए निकल पड़ी। यही इसी दिल्ली स्टेशन से हमें मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी। सूरज मुझे प्लेटफॉर्म पर बैठाकर पानी लेने गया तो फिर आज तक नहीं लौटा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ पता नहीं चला। वह मेरे खेतों को बेचकर सारे पैसे लेकर और मुझे छोड़कर मुंबई वापस चला गया। कहते सावित्री का गला भर गया और दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें किसी वृद्ध आश्रम में जगह दिला देती हूँ। कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। नहीं बिटिया, मैं यहाँ स्टेशन छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर कभी सूरज का हृदय परिवर्तन हो गया या उसे अपनी माँ की कभी जरूरत पड़ी तो फिर वह मुझे कहाँ ढूंढेगा। यह तो समय का फेर है बिटिया। समय के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इस दुनिया में समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय अच्छा तो सब कुछ अच्छा, समय खराब तो किस्मत मेरे जैसी। कहकर सावित्री ने अपने आंसू पोंछ लिए। तब तक सावित्री के लिए पिज्जा बनकर आ गया और वह जल्दी जल्दी पिज्जा अपने मुंह में ठूसने लगी। अरे अम्मा, आराम से स्वाद लेकर खाओ और ये लो कुछ पैसे, फिर जब पिज्जा खाने का मन करे तो खा लेना। कहते हुए कुछ रुपए सावित्री के हाथों पर रख दिए। जुग जुग जियो बिटिया। सावित्री के मुंह से आशीर्वाद सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। कभी भी भिखारियों को पैसा न देने वाली मैं न जाने क्यों आज अपने असूल तोड़कर बहुत खुश थी। पिज्जा खाने के बाद सावित्री के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे कितनी संतुष्टि मिली मैं शब्दों में नहीं बता सकती। पर सूरज जैसे बेटे का विचार मेरे मन को बोझिल कर रहा था। इस बोझिल मन के साथ मैं अपनी ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।